हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। एनसीईआरटी सीरीज़ में ये हमारा 14th लेक्चर होने वाला है। इससे पहले टोटल 13 चैप्टर हम लोग कर चुके हैं, जिसको अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में से लिंक को ओपन करके आप बाकी के चैप्टर्स देख सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपको अभी फ़िलहाल आर्टिकल्स वगैरह, पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बारे में एक मोटा मोटा ब्रीफ आइडिया लेना है तो वो भी, उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे जो भी बच्चे इस चैप्टर से हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए एक सिंपल सा अनाउंसमेंट है कि हमारे चैनल से आपको क्या क्या एक्सपेक्टेशन रखना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। वो ये है कि सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी, जिससे हमारा पूरा बेस स्ट्रांग होगा। आप 50 to 70% रेडी हो जाएंगे। उसके बाद जब ये पढ़ लोगे तो अपने आप बहुत अच्छे से हमें समझ में आने लगेगा स्टैंडर्ड बुक्स जो एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए ज़रूरी हैं, एंड इसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट करेंगे करंट अफेयर्स से। और ऐसा नहीं है कि इसके लिए बहुत टाइम वेट करना है। जैसे जैसे आपका एनसीईआरटी प्रोग्रेस करेगा ना, मीनवाइल अकॉर्डिंगली आपके बाकी लेक्चर्स भी आते जाएंगे। अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये आपका क्लास 6 का एनसीईआरटी है, सारा पढ़ेंगे एवरीथिंग। एनसीईआरटी कहाँ से पढ़ेंगे? 6 to 12, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। 6 क्लास है, दिस इज द इजीएस्ट मोस्ट एनसीईआरटी। इसके हर एक चैप्टर के नोट्स आपके 1 से 2 पेजेस में कंप्लीट हो जाएंगे, शॉर्ट नोट्स। ये बेसिकली आप समझ सकते हो कि क्लास 6 बेसिकली आपका ऐसा है जहाँ पे आप सिर्फ डेफिनेशन जानते हो। जैसा कि पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे तो मैग्नेट के बारे में पढ़े थे, तो कोई खास नया फैक्ट हम नहीं जानते हैं, जो हर कोई जानता है। सभी ने मैग्नेट से खेला होगा और सबने नोटिस किया होगा कि कभी कभी दो मैग्नेट को हम पास लाते हैं तो एक दूसरे से भागता है, और कभी कभी दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। अब आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है कि कौन से पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और कौन से पोल्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो जो जिस क्लास में, अब सिंस हम लोग क्लास वाइज बांट के पढ़ रहे हैं तो यहाँ ये बिल्कुल एक्सपेक्ट मत कीजिएगा तो किसी की टॉपिक के हम डेप्थ में जाएंगे। जो जिस क्लास में है उस अनुसार पढ़ के निकल जाएंगे और धीरे धीरे अपने लेवल को बढ़ाते जाएंगे। तो आपके जो जीएस के पेपर्स आते हैं, ऑल जीएस, GS1, GS2, GS3, GS4 रिलेटेड टू यूपीएससी, अकॉर्डिंगली स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से भी रिलेटेड, प्लस जो आपका ऐसे का पेपर होता है, ऑप्शनल पेपर्स होता है, जो क्वालिफाइंग पेपर्स होता है, हर चीज़ कवर करवाया जाएगा। बस पेशेंटली आपको क्या करना है, अभी बेस बिल्ड करना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये हमारा जो 14 चैप्टर है ये है रिगार्डिंग वाटर। सभी जानते हैं वाटर होता क्या है? H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक फिक्स रेशियो में जब मिक्सचर होकर कंपाउंड बनता है, नॉट मिक्सचर, तब बनता क्या आपका वाटर। वाटर आपका क्या है? यूनिवर्सल है। स्टिल इट इज स्कार्स। यूनिवर्सल होते हुए भी ये बहुत स्कार्स है, क्योंकि हर पानी हम यूज नहीं कर सकते हैं। अभी तक हमारी टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं हो पाई है कि हम सी वाटर को प्यूरिफाई करके सस्ते रेट में सभी लोगों को प्रोवाइड कर सकें। वाटर क्या है आपका? यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। लगभग हर चीज को खुद में घोल लेने का इसके अंदर कैपेसिटी है। तब वाटर के बारे में यहाँ इस चैप्टर से हमें क्या क्या नोट्स लेके चलना है, इसको फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। फिर एनसीईआरटी की आदत है कि वो क्या करेगा ना, आपसे स्टोरीज के फॉर्म में, क्वेश्चंस के फॉर्म में पूछेगा, जिससे एक तरह से मेंस के हिसाब से आपका ना क्वेश्चन करने का, रीजनिंग करने का कैपेसिटी डेवलप होगा। तो एक बार फटाफट हम लोग देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, एंड देन उसके बाद चैप्टर को रीड आउट कर लेंगे। वाटर के बारे में कि भाई वाटर कहाँ से मिलता है, फ्रॉम वेयर, कि हम जो डे टू डे लाइफ में पानी यूज कर रहे होते हैं ये आखिर आता कहाँ से। तो ये आता है एक्चुअली क्या है आपका, वाटर बॉडीज से। अब यहाँ पे क्या होता है कि हम बोलते हैं सीज, ओशंस, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, वेटलैंड्स, एस्चुरीज, डेल्टास, ये सारा जो वर्ड यूज करते सीधे बोल देते हैं वाटर बॉडीज से। अलग अलग तरीके से उसे सप्लाई किया जाता है, अलग अलग नेचर का हमें वाटर देखने को मिलता है। वाटर बॉडीज में कहाँ से आता है? तो वाटर बॉडीज गेट
वाटर थ्रू रेनफॉल, बारिश से मिलता है, एंड ग्राउंड वाटर कि जो पहले बारिश हुआ था वही बारिश का पानी आपका नीचे पेनिट्रेट होकर जमा हो गया, तो जब हमें चाहिए होता है तो हम कुआं खोद लेते हैं, वेल्स डिग आउट कर लेते हैं, और वही ग्राउंड वाटर रिचार्ज होकर आपका वेल्स में रहता है जिसको हम इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये आपका क्या है कि हर कुछ इसमें इंक्लूडेड हो गया, कि ये जो हर एक बॉडीज का नाम लेते हैं उससे अच्छा सिंपली वाटर बॉडीज कह दिया हमने। अब प्रॉब्लम है कि भाई यूजेस ऑफ वाटर, यूजेस कहाँ का है, तो आप कहना कि इन ईच एंड एवरी एक्टिविटी, इन ईच एंड एवरी एक्टिविटी ऑफ डे टू डे लाइफ, ईच एंड एवरी एक्टिविटी ऑफ डे टू डे लाइफ, कुछ भी आप काम कीजिए, या आप बोलेंगे वॉशिंग द क्लोथ्स, या फिर क्लीनिंग द ऑटोमोबाइल्स, या फिर इंडस्ट्रीज, या फिर सर्विसेज सेक्टर, हर जगह कहीं ना कहीं, कहीं पे स्मॉल क्वांटिटी में, कहीं पे लार्ज क्वांटिटी में, कहीं पे क्लीन वाटर, कहीं पे डर्टी वाटर, कहीं पे आपका कह सकते हो नॉर्मल वाटर, हैवी वाटर, कुछ ना कुछ तरीके से आपका यूज़ होता है। मतलब क्या है कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी ऑल एक्टिविटीज़, प्राइमरी वो एक्टिविटीज़ होता है ना जो नेचर से डायरेक्टली हम रिसोर्सेज निकाल के हम उसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे एग्रीकल्चर, माइनिंग, ये सब एक्टिविटीज़। सेकेंडरी होता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एंड टर्शियरी होता है आपका सर्विस सेक्टर, जैसे आपका कोई भी सर्विस आप प्रोवाइड करते हो, लाइक फॉर एग्जांपल कॉल सेंटर्स में आप जो है कॉल पे कस्टमर्स वगैरह को डील करते हो, उससे प्रोडक्ट्स का बेनिफिट पहुंचाते हो, तो वो आपका क्या है, सर्विस सेक्टर है। तो ये तो हो गया कि भाई वाटर का। अब प्रॉब्लम आता है कि ये जो वाटर है, इस वाटर का बैलेंस होता है, बैलेंस इज मेंटेन्ड बाय वाटर साइकिल। वाटर साइकिल के मदद से नेचर में इस पानी का क्या होता है, आपका बैलेंस मेंटेन्ड होता है। अब वाटर साइकिल होता क्या है, कोई भी चीज़ जैसे क्या है इस तरीके से पैटर्न में चलता है, साइक्लिक पैटर्न में, कि जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहीं घूम घाम के वापस से ऐसे करके आ जाता है। तो इसी पैटर्न को हम लोग क्या बोलते हैं, साइकिल। एंड वाटर का होता है तो हम इसे क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल। जैसे फॉर एग्जाम्पल है क्या कि लेट अस सपोज ये आपका है ये प्लांट है। अब इस प्लांट ने क्या किया, गैसियस एक्सचेंज करने के लिए तो इस प्लांट से आपका क्या है, निकला वाटर वेपर बाय प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, थ्रू ट्रांसपिरेशन। अब ट्रांसपिरेशन क्या होता है आपका, इवेपोरेशन होता है वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इवेपोरेशन का ऑपोजिट टर्म क्या होता है। अब ये आपका चला गया एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर क्या है, तो अर्थ के चारों तरफ जो एयर का एक ब्लैंकेट है, कवरिंग है, उसी को हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। तो ये एक हो गया कि वाटर जो है वो एटमॉस्फेयर में वेपर के फॉर्म में प्लांट्स वगैरह से रिलीज हुआ, कैसे, आपका ट्रांसपिरेशन से। प्लस है कि जितने भी एनिमल्स है या जितने भी प्लांट्स है या जितने भी अदर ऑर्गेनिजम्स हैं, जो भी अदर ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते हैं, गैसियस एक्सचेंज परफॉर्म करते हैं, जिससे क्या होता है कि इनके शरीर से आपका निकलता है वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर। और ये अदर गैसेस के साथ, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और भी बाकी अदर गैसेस के साथ साथ वाटर वेपर भी निकलता है, और ये भी रिलीज हो जाता है कहाँ पे, एटमॉस्फेयर में। मतलब सारे ऑर्गेनिज्म से थ्रू गैसियस एक्सचेंज, प्लांट का स्पेसिफिकली बात करें तो ट्रांसपिरेशन से,
वाटर वेपर के फॉर्म में रिलीज हुआ और एटमॉस्फेयर का हिस्सा बन गया। इसके बाद क्या है कि ये तो हो गया कि भाई यहाँ से आता है। इसके साथ साथ क्या है कि जो भी आपका वेट क्लोथ्स है या सॉइल है जहाँ पे वाटर प्रेजेंट है, या कोई भी सरफेस है, एनी अदर सरफेस जहाँ पे आपका प्रेजेंट होता है वाटर, इन सभी सरफेस से आपका क्या होता है कि थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन वाटर जो है, वाटर रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, और रिलीज होके ये हिस्सा बन जाता है किस चीज का? एटमॉस्फेयर का। तो मतलब वाटर साइकिल का एक हिस्सा हुआ कि जमीन से अर्थ पे जो भी वाटर बॉडीज में आपका प्रेजेंट है, कि कोई भी सरफेस हो गया, कोई भी वाटर बॉडी हो गया, एनी अदर सरफेस का मतलब किसी भी तरह का वाटर बॉडीज है, उसमें जो पानी है, जो भीगे कपड़े हैं, क्लोथ्स है, या फिर अदर ऑब्जेक्ट्स है, अदर वेट ऑब्जेक्ट्स, जो भी भीगा हुआ, यूटेंसिल्स वगैरह, एनीथिंग, सॉइल है, जहाँ जहाँ पानी है, सनलाइट पड़ेगा तो सनलाइट होगा तो इवेपोरेशन होगा, क्योंकि अर्थ पे कुछ आए ना आए, कहीं से हीटिंग मिले ना मिले, सन से मिल रहा है, वहाँ से वाटर वेपर इवेपोरेट करके कहाँ जाएगा? एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। तो अब ये एटमॉस्फेयर का हिस्सा बन गया, तो इसका मतलब है क्या कि एटमॉस्फेयर में एक वर्ड में आप कह सकते हो कि अर्थ के सरफेस से एंड उस पे रहने वाले सारे ऑर्गेनिजम्स के थ्रू, कि अर्थ का सरफेस कहने का मतलब सिर्फ लैंड नहीं, लैंड है, उसमें सॉइल है, उसमें आपके वाटर हैं, वाटर बॉडीज है, उस सरफेस पे रखा हुआ कोई भी ऑब्जेक्ट है, जहाँ पे भी आपका पानी का अवेलेबिलिटी है प्लस ऑर्गेनिजम्स है, वहाँ से आपका क्या होता है? एटमॉस्फेयर में रिलीज हुआ क्या? वाटर वेपर। एटमॉस्फेयर में रिलीज किया गया वाटर वेपर। तो ये कैसे जा सकता है? बाय प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। इसी इवेपोरेशन को अगर स्पेसिफाई करके हम लोग बात करें तो यही इवेपोरेशन प्लांट के केस में कहलाता क्या है? ट्रांसपिरेशन। प्लांट के केस में जनरल हो गया इवेपोरेशन, बट स्पेसिफिकली प्लांट के केस में कहें तो क्या होगा? ट्रांसपिरेशन। और ये सब किसके हेल्प से होता है? तो ये सब होता है आपका बाय सनलाइट। धूप पड़ा, हीटिंग हुआ, तो उससे हो गया इसका इवेपोरेशन, और अर्थ के सरफेस से सारा वाटर इवेपोरेट करके वेपर के फॉर्म में बन गया हिस्सा किसका? एटमॉस्फेयर का। अब होता क्या है कि एटमॉस्फेयर में बनना शुरू हुआ क्या? क्लाउड्स आर फॉर्म्ड। बादल बनने लगे, और ये बादल बनने लगे बाय प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। और फिर धीरे धीरे क्या होगा कि ये आपका हैवी हो जाएगा, यानी कि ये सैचुरेट हो जाएगा। तो सैचुरेट हो जाएगा तो थ्रू प्रेसिपिटेशन मतलब कोई भी चीज जो ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है। अब ये प्रेसिपिटेशन आपका हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ रेन, इन द फॉर्म ऑफ स्नो, इन द फॉर्म ऑफ हेल, जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, स्लीट, जो ऐसा लगता है कि आइस का शीट के जैसा है, एटसेट्रा, इस फॉर्म में वो गया, नीचे गिरा। तो देखो ये एक साइकिल सा बन गया, ये एक आपका साइकिल सा बन गया कि धरती के सरफेस से, ऑर्गेनिज्म से, उसके शरीर से आपका ट्रांसपिरेशन, इवेपोरेशन यानी गैशियस एक्सचेंज के मदद से यहाँ पे मौजूद जो वाटर है वो इवेपोरेट करके किसका हिस्सा बन गया? एटमॉस्फेयर का। एटमॉस्फेयर में ढेर सारा वाटर वेपर गया, तो जितने हाइट पे जाता जाएगा वो कंडेंस हो जाता है और बादल बन जाता है। और बादल बन जाता है तो वो बादल जब बहुत हैवी हो जाता है, सैचुरेट हो जाता है, अब नहीं होल्ड कर सकता है, तो वो धीरे धीरे नीचे की तरफ उससे जो भी वाटर वेपर है वो कूल डाउन होके, अगर बहुत ज़्यादा कूल हो गया, बर्फ जैसा जम गया, तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में, हार्ड टुकड़ों में गिरेगा तो उसे हेल कहेंगे। जो थोड़ा सा आपका वेलवेटी टाइप का होता है उसे स्नो कहते हैं। एक्चुअली में हेल, स्नो, स्लीट
इसका बहुत सटीक जो है एक विर्गा फॉर्म भी होता है, इसका सटीक डिफरेंसेस आपको हम 12th क्लास 11th और 12th क्लास के एनसीईआरटी में ज्योग्राफी में बताएंगे। अभी फिलहाल बस समझ जाइए कि अगर जम गया तो स्नो, हेल या स्लीट के फॉर्म में आ सकता है, और अगर लिक्विड फॉर्म में है तो बारिश, रेन के रूप में ये वापस से कहाँ आ गया, अर्थ पे वापस से आ गया। बाकी ऑर्गेनिजम्स इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी चीज को हम कहते हैं क्या, पानी का चक्र, दैट इज वाटर साइकिल। अब ये हो गया। इसके बाद आता है कि ठीक है, यहां से जो नीचे से वाटर जा रहा है, तो जैसे जैसे हाइट बढ़ता है ना, जैसे जैसे आपका हाइट बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कम होता जाता है। हम ये सिंपल कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। अभी इसमें एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक कूलिंग, या फिर इन्वायरमेंटल लैप्स रेट, या फिर एक्चुअल लैप्स रेट, ये सब अभी कुछ भी नहीं बता रहे, या नॉर्मल लैप्स रेट कुछ भी नहीं बता रहे। बस सिंपल समझिए कि ऊपर चलता गया, हाइट बढ़ता जाता है, तो हाइट बढ़ता जाता है ना, तो प्रेशर वगैरह कम हो जाता है, एयर का थिकनेस कम हो जाता है, जिस वजह से टेम्परेचर घटता गया, और घटता गया तो ऊपर जाते 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 ये क्या होता है कि ये सब ऐसे करके कंडेंस कर जाता है। यहाँ पे जो वेपर था वो कंडेंस कर गया, मॉलिक्यूल्स पास पास आ गए, और पास पास आ गए तो ऐसा लगता है ना कि जैसे कॉटन का बॉल है ना, उसकी तरह फ्लफी टाइप का ये कंडेंस कर गया, और आपको फ्लफी सा कॉटन का बॉल जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिला। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लाउड कहते हैं। ये आपका फॉर्म हो गया क्या चीज, क्लाउड। इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट है। क्लाउड के टाइप्स हो गए, थंडर स्टॉर्म्स हो गया, टॉर्नेडोज हो गया, लाइटनिंग हो गया, साइक्लोन हो गया, ये सब कुछ समझाएंगे। अभी बस एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि मतलब बादल का मतलब समझ जाइए कि नीचे से जो वेपर जा रहा है ना, वही कंडेंस करके कॉटन के बॉल जैसा फ्लफी सा बनाता है, उसको हम कहते हैं क्लाउड्स। यही क्लाउड जो है, यही क्लाउड जब होल्ड करते करते इसका कैपेसिटी ये फुल हो जाता है, एक तरह से सैचुरेट हो जाता है, नहीं होल्ड कर सकता है, बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, तो इसी में से क्या होता है ना, डाउन पोरिंग होता है, मतलब नीचे की तरफ पोर करता है, गिरता है। तो ये डाउन पोरिंग लिक्विड के फॉर्म में अगर है तो इसे हम बारिश कहेंगे, दैट इज रेन। अगर ये सॉलिड के फॉर्म में है तो ये आपका स्नो, हेल, स्लीट एटसेट्रा ये सब कहलाता है। तो ये अलग से एक बार हम फिर से बता दिए, अगर ज़रा सा भी कन्फ्यूजन होगा। स्टिल अगर कन्फ्यूजन परसिस्ट करता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट है कि ये तो हम नॉर्मल केस का है। अब अगर क्या है कि वाटर साइकिल एब नॉर्मल हो गया, देन व्हाट, टू लेस या टू मोर एडिक्वेट है तब तो अच्छी बात है। लेकिन अगर क्या है कि रेनफॉल, हम नॉर्मल केस की बात करते हैं, रेनफॉल अगर वेरी वेरी लो हो गया फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, लंबे समय तक बारिश जो है बहुत कम हो गया, तब क्या होता है, तो वैसे को कहते हैं कि सूखा पड़ गया, यानी कि क्या होगा, ड्राउट कंडीशन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप क्या है कि मराठावाड़ रीजन हो गया, विदर्भा रीजन हो गया, वेस्ट राजस्थान साइड हो गया, ऐसे सब साइड में देखोगे कि कभी कभी आपको बहुत फ्रीक्वेंटली कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं कि डेली, कि आपको फ्रीक्वेंटली कहने का मतलब है ना कि साल 2 साल 5 साल 10 साल में कहीं ना कहीं सुनने को मिलता है कि वहाँ सूखा पड़ गया। सूखा इसलिए पड़ा क्योंकि जितना बारिश होना चाहिए उतना नहीं हुआ लंबे समय तक। अब इस ड्राउट के भी बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे हाइड्रोलॉजिकल, मेटेरोलॉजिकल, एग्रीकल्चरल या फिर सोशियो इकोनॉमिक, ऐसे टाइप्स होते हैं। ड्राउट डिक्लेयर करता कौन है, ड्राउट का एक्चुअल क्या डेफिनेशन है, क्या पैरामीटर, ये एक तरह से ऑप्शनल का भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, एंड हायर लेवल से जब स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे तो वहाँ पे बताएंगे। अभी बस समझ जाइए, सूखा पड़ने को हम ड्राउट कहेंगे क्लास 6 के हिसाब से। अगर क्या है रेनफॉल आपका वेरी हाई हो गया ओवर लॉन्गर पीरियड, फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन,
लॉन्गर ड्यूरेशन कहने का मतलब ये नहीं है कि आपका 10 साल भर सालों भर, कहने का मतलब है कि जैसे मान लो कि दिन के किसी टाइम में 1 या 2 दिन बहुत ज़्यादा बारिश हुआ तो कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है, लेकिन 8-10 दिन 15 दिन लगातार बहुत बारिश हो रहा है तो ऐसे में दिक्कत हो सकता है। तब जो प्रॉब्लम आएगा उसे हम कहेंगे बाढ़, दैट इज़ फ्लड। फ्लड का प्रॉब्लम आपको एलुवियल प्लेन वाले एरियाज़ में बहुत देखने को मिलेगा। बिहार के आप गंगा के नॉर्थ में जाओ तो मिलेगा, यूपी में देखने को मिलता है, असम में ब्रह्मपुत्रा का बहुत ब्रीडेड चैनल है, बहुत हैवी वाटर लोड आता है। हम डाउनवर्ड साइड है, हिमालय से जो नदी आ रहा है बहुत फोर्स में आ रहा है, तो आपको फ्लड होने का चांसेस है। अब आपको क्वेश्चन का आंसर करना है, 2 क्वेश्चन का, कि हम किस रिवर को चाइना का सौरो कहते हैं और किस रिवर को हम लोग बिहार का सौरो कहते हैं। अब उसके बाद आता है क्वेश्चन कि हाउ टू कंजर्व वाटर, कि जब पानी का इतना दिक्कत है, बारिश वगैरह भी हो रहा है, बारिश कभी कम हो सकता है कभी ज़्यादा हो सकता है, तो अगर कभी कम पड़ गया तो हम कैसे अपना काम चलाएंगे, तो उसके लिए बचा के रखना होगा। या हम अपने एक्टिविटीज़ वगैरह से पॉल्यूट कर देते हैं, तो हम क्या ऐसा करें जिससे पॉल्यूशन थोड़ा कम हो जाए, पानी थोड़ा कंजर्व हो, हमारे इस्तेमाल आने लायक बचे। तो एक तो हो सकता है कि हम पानी का वेस्टेज क्या कर दें, कम कर दें। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, वाइज यूज करें। कहने का मतलब है कि जहां पे ऐसा लग रहा है कि हम रिसाइकल्ड वाटर यूज कर सकते हैं वहां यूज कर लेते हैं, जहां लगता है कि नहीं कंपल्सरली क्लीन वाटर फ्रेश वाटर ही यूज करना है तो वहां वो यूज करेंगे। तो ये हुआ एक चालाकी से इस्तेमाल करना कि हर जगह फ्रेश वाटर ही यूज करके क्यों डिप्लीट करें। उसके बाद एक और उपाय हो सकता है रिचार्जिंग ऑफ ग्राउंड वाटर, कि ग्राउंड वाटर से जो हम पानी वगैरह पंप से निकालते हैं तो उसको वापस से रिचार्ज कर सकते हैं। तो कर सकते हैं तो कैसे, हम लोग बोरवेल वगैरह सब ये कर सकते हैं, या बोरवेल कहना सही नहीं होगा, हम सरफेस पे कुछ पोरस एरिया क्रिएट कर सकते हैं। कि कंक्रीट बहुत हार्ड सरफेस बिछाने से अच्छा है कि उस जगह पे जितना आपका हार्ड सरफेस है उस बीच बीच में कहीं कहीं कुछ होल बना दे ताकि वो पानी अंदर चला जाए। नहीं तो प्योर कंक्रीट होगा तो पानी नहीं पेनिट्रेट कर पाएगा। जहाँ नहीं ज़रूरत है कंक्रीट का वहाँ कंक्रीट नहीं बनाए। तो कॉन्क्रीटाइजेशन जो है वो क्या कर दे, कम करे, अवॉइड करे। कॉन्क्रीटाइजेशन कुछ नहीं, जैसे आप सड़क शहर वगैरह में जाते हो ना, तो जो आपका कंक्रीट का जो है मतलब सीमेंटेड जो रोड वगैरह दिखता है उसी को हम कहते हैं कंक्रीटाइजेशन करना। तो जितना ज़्यादा कंक्रीट बिछाओगे, जगह कम मिलेगा तो पानी का पेनिट्रेशन रेट क्या होगा, स्लो होगा। पानी ऊपर ही जो है लॉग हो जाएगा, जमा हो जाएगा, तो बाढ़ का तो एक प्रॉब्लम ऊपर आएगा ही आएगा, प्लस नीचे ग्राउंड वाटर का भी पानी क्या होगा, कमी। तो आपको लगेगा कि पानी तो इतना है लेकिन फिर भी ग्राउंड वाटर नहीं है क्योंकि वो अंदर जा ही नहीं पाया। उसके बाद एक और ऑप्शन आता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। देखिए, हार्वेस्टिंग का सिंपल मतलब होता है ना किसी भी चीज़ को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो जैसे क्या है ना कि ये छत वगैरह है, ये मान लो एक घर है फॉर एग्जांपल, इस घर में क्या है, ये छत है आपका, रूफ है, यहाँ पे जो बारिश वगैरह गिर रहा है तो क्यों ना हम यहाँ से क्या करें, ऐसे पाइप निकाल लें, इस तरह से पाइप निकाल लें और ये पाइप को क्या करें यहाँ कंटेनर में रख दें। तो बस बेसिकली पानी, बारिश के पानी को जमा करना। एक तो ये ऑप्शन हो सकता है, या ये हो सकता है कि आपका छत है, यहाँ से जो पाइप निकाले हैं ये एकदम ज़मीन के अंदर, ये ग्राउंड का लेवल है, ग्राउंड के एकदम अंदर तक लेगा, तो ये जाके क्या होगा, पार्ट बन जाएगा किस चीज़ का, ग्राउंड वाटर का पार्ट बन जाएगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि हम सिंपली क्या कर सकते हैं ना कि ग्राउंड है, वहाँ पे हम कुछ ऐसे पिट्स जैसा बना सकते हैं, या फिर कुछ हम कंटेनर वगैरह रख सकते हैं और इसमें हम लोग क्या करेंगे, कलेक्ट एंड स्टोर रेन वाटर फॉर फ्यूचर यूज।
तो कुछ नहीं, पानी को जैसे क्रॉप होता है ना, तो जब क्रॉप आपका राइप हो जाता है, मेच्योर हो जाता है, तो हम उसका हार्वेस्टिंग करते हैं ना, कटाई। तो एक्चुअली उस क्रॉप को अपने यूजेबल फॉर्म में, कि किसी को भी भूख लगेगा तो हर इंसान खेत में जाके चढ़ नहीं सकता है ना, तो उसमें से क्रॉप में से दाने निकाल के इंसान के इस्तेमाल लायक बनाना, उसी को कहते हैं हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप। सिमिलरली बारिश के पानी को स्टोर करके इंसानों के फ्यूचर के लिए कंजर्व करने का और इस्तेमाल के लायक बनाने का काम होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो बस इतना ही है इस चैप्टर में। अब एक बार फटाफट हम लोग एक्टिविटीज वगैरह भी देख लेते हैं और देख लेते हैं एनसीईआरटी में क्या क्या और गिवन है। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि कौन कौन से एक्टिविटीज हैं जहाँ पे हमें पानी का यूजेस होता है। तो मतलब एक तरह से एक्टिविटी करा के आपको बोल रहा है कि आप घर में एक बार ऑब्जर्व कीजिए कि आपकी एक्टिविटी में कितना पानी मोटा मोटी यूज़ होता है, कि आप कितना पीते हो, आपकी फैमिली कितना पीती है, ब्रश करने पे सबका कितना यूज़ होता है, नहाने में, बर्तन धोने में, कपड़े धोने में, टॉयलेट्स जाने में, फ्लोर को साफ करने में और बाकी अदर एक्टिविटीज़ में आपके घर वाले कितना मोटा मोटी पानी खर्च करते हैं। ये हो गया। तो यही एक्टिविटी में करवाता है। तो इसमें वही है, क्वेश्चन दिया है कि कोई कपड़ा बनाना है किसी रेशे से, या फिर कोई सी चीज़ को वॉश करना है, या फिर आपको क्या करना है कि एक किसी खेत में पानी इरिगेशन दे करना है, कुछ भी काम है, कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली पानी का इस्तेमाल होगा। अब है कि वही सेम हर चैप्टर की तरह यहाँ पे भी वही है, पहेली है और बूझो है। पहेली पहेली बोलेगी और हम सबको बूझना पड़ेगा। तो एक इंसान पूछता है और एक क्या है, पहेली देता है। तो कहता है कि पहेली वांट्स टू टेल यू दैट अबाउट 2 glasses ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ईच पेज ऑफ अ बुक। एक शॉकिंग फैक्ट बताती है कि सोचिए हम पानी का कितना ज़्यादा कंजम्पशन कर रहे हैं और उसको बचाने का कितना ज़रूरत है, कि एक इंसान एक बुक पढ़ रहा है और उस बुक का एक पन्ना उसको बनाने के लिए 2 गिलास लगता है। तो सोचो इतने हजारों लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग जो ये बुक्स पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ किताब कॉपी बनाने में ही कितना पानी का खर्च होता है। बूझो कहता है कि बूझो वांट्स यू टू इमेजिन अ डे इन योर लाइफ इन वाटर सप्लाई थ्रू टैप्स इज नॉट अवेलेबल। मतलब ये आपको उस दिक्कत की बात कह रहा है इमेजिन करने, कि मान लो कि अगर हम नहीं कंट्रोल किए और पानी खत्म हो गया, हमें नहीं मिलेगा, तो हम कैसे सरवाइव करेंगे। तो अब वही कह रहा है कि हम पानी कहाँ से लेते हैं, फ्रॉम वेयर डू वी गेट वाटर। तो आपको बताए थे वाटर बॉडीज, देखिए ये आपको दिया है कि भाई यहाँ से जो है स्टोर हाउस में गया, वहाँ से आपके घरों में जो है सप्लाई किया जाएगा। तो मतलब कहीं ना कहीं किसी न किसी वाटर बॉडीज से ही हम सबके घर में डायरेक्टली इनडायरेक्टली पानी आता है। अब उसके बाद क्या है, एक फैक्ट है कि अर्थ के पास 2/3, ये तो सबको पता है कि लगभग 71% जो है, 71% के आसपास जो है ये आपका अर्थ पे कहीं ना कहीं पानी प्रेजेंट है। 3/4 के आसपास जो है ये प्रेजेंट है। और उसमें से भी ये जो है ओशंस में इतना सारा प्रेजेंट है। तो अब ये 2/3 3/4 का क्या खेल है ना, एक्चुअली पूरे अर्थ पे 3/4 वाटर प्रेजेंट है और उसमें से 2/3 लार्ज बॉडीज में प्रेजेंट है। बड़े बड़े बॉडीज मतलब छोटा छोटा तालाब उलाब हटा दीजिए तो बड़ा सीज ओशंस इन सब में लगभग 2/3 प्रेजेंट है। यहाँ नहीं लिखा है क्लियरली, हायर क्लास में मिलेगा। तो हम इनकरेक्ट फैक्ट नहीं पढ़ेंगे, करेक्ट चीज जान लेंगे, ऑल्दो यहाँ नहीं गिवन है, आगे उसको हम लोग रेक्टिफाई कर लेंगे। तो ये यहाँ पे वही कहता है, एक बड़ा अच्छा सा क्या है, एक तरह से आपका 2 लाइन एक साइंटिस्ट ने, कॉलरिज ने कहा था कि वाटर वाटर एवरीवेयर नॉर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक। अभी जस्ट हम आपको बताए थे ना कि इट इज़ यूनिवर्सल, इट इज येट इट इज स्कार्स, कि हर जगह है लेकिन फिर भी हमारे जो इस्तेमाल के लिए जो हाइजीनिक पानी चाहिए ना, वो हमने ही अपने एक्टिविटीज से बहुत कम कर लिया। पोल्यूशन, ओवर यूज, एक्सप्लॉयटेशन इतना कर दिए कि क्लीन वाटर हमारे लिए नहीं है अवेलेबल। उसके बाद वाटर साइकिल। तो वाटर साइकिल क्या है, डिसअपियरिंग ट्रिक ऑफ वाटर, कि देख रहे हो यहाँ से कपड़े वगैरह है, ये जो कपड़े वगैरह है यहाँ से सन के हीट की वजह से आपका वाटर इवेपोरेट कर गया, वाटर जो है वो इवेपोरेट करके एटमॉस्फेयर का हिस्सा बन गया। उसके बाद यहाँ पे वही बात कहता है जो हम लोग बहुत पहले के चैप्टर्स में पढ़े थे, जब हम लोगों को सॉर्टिंग आउट मटेरियल, सेपरेशन करना था, कि अगर हमको पानी में नमक घुल गया तो उसको कैसे अलग करेंगे। तो वहाँ पे भी यही टेक्निक
मतलब रिकॉल करवा रहा है आपको, इंटरलिंकेज करा रहा है कि जैसे इस कपड़े से सन के प्रेजेंस में जो गर्मी लगा तो उससे आपका इवेपोरेट करके पानी चला गया, तो वैसे ही आपका नमक और पानी का जो मिक्सचर, अगर आप उसको इवेपोरेट कराओगे तो पानी उड़ के एटमॉस्फेयर का पार्ट बन जाएगा और नमक पीछे छूट जाएगा। यानी कि हीटिंग बहुत ज़्यादा इसेंशियल है। नेक्स्ट उसके बाद एक्टिविटी 2 आपसे कहता है, ये सिंपल एक्टिविटी है कि आप क्या कीजिए, कुछ बर्तन में ना पानी रख दीजिए और रख के खुले धूप में छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए या कुछ घंटे के लिए। आप देखना कंटेनर का जो वाटर का लेवल है ना वो डाउन होता है। वाटर का लेवल डाउन होता है क्योंकि यहां से पानी इवेपोरेट कर रहा है। पानी क्या कर रहा है? इवेपोरेट कर रहा है। किसकी वजह से? सन की वजह से। तो वही चीज आपको यहां पे बता रहा है। देन इसी इवेपोरेशन का यहां पे बता रहा है क्या? लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट, कि प्लांट से भी जो लॉस होता है वो इवेपोरेशन ही है, लेकिन उसका सटीक वर्ड यहां पे क्या होता है? ट्रांसपिरेशन। कि ट्रांसपिरेशन, इसने कहा कि देखो कि ही फाउंड आउट दैट दिस इज नियरली 500 लीटर्स, कि कहता है कि ट्रांसपिरेशन से एक वीट के प्लांट से आपका क्या होता है कि कितना आपका 1 kg जो किलोग्राम है वीट का, वो कितना वाटर को लॉस करता है। तो लगभग एस्टिमेट किया गया कि वो अपने टोटल ग्रोथ फेज के दौरान 500 लीटर लॉस करता है। और ये लॉस करना उसके लिए ज़रूरी भी है। क्यों है ज़रूरी? धीरे धीरे 10th क्लास में जब लाइफ प्रोसेसेस वगैरह पढ़ेंगे ना तो आपको बताएंगे। तो यही आपका कहता है कि वाटर का जो लॉस होता है इवेपोरेशन से थ्रू प्लांट स्टोमाटा की मदद से, उसे हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। उसके बाद कहता है हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म्ड, एक्टिविटी 3। अगेन क्लाउड्स आर फॉर्म्ड, इसका एक शब्द में आंसर है बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन, बाय प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। यहाँ पे ये एक्टिविटी करवा रहा है, कह रहा है कि ग्लास ले लो, ग्लास में पानी है, इसमें आपने आइस डाल दिया और आइस डालने के बाद थोड़ी देर छोड़ोगे तो ग्लास के बाहर क्या हो रहा है? आपको वाटर ड्रॉपलेट्स देखने को मिल रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हुआ क्या कि ये काफ़ी ठंडा था और बाहर का जो है लेयर पे क्या हो रहा है कि जो वाटर वेपर एटमॉस्फेयर से, जो वेपर था जो एटमॉस्फेयर से इस ग्लास के कांटेक्ट में आया ना, तो उसका क्या हो गया? कंडेंसेशन। तो बिल्कुल ऐसे ही आपका क्या होता है, क्लाउड्स भी ऊपर की तरफ जा रहा है। टेम्परेचर डाउन हुआ, टेम्परेचर डाउन हुआ तो हो क्या गया? कंडेंसेशन। और कंडेंसेशन हो गया तो क्लाउड क्या कर गया? फॉर्म कर गया। बस सिंपल सा यही कॉन्सेप्ट आपको कह रहा है। अगेन कह रहा है कि बूझो हैज नोटिस्ड फॉग नियर द ग्राउंड इन विंटर मॉर्निंग, है धुंध लग जाता है। तो ये सब जो फॉग वगैरह बनता है इसका भी एक्सप्लेनेशन क्या है? कंडेंसेशन, कंडेंसेशन। उसके बाद बैक टू द ओशंस, तो बैक टू द ओशंस क्या होगा आपका? स्नो के फॉर्म में जाएगा। बैक टू द ओशंस जो है ये स्नो के फॉर्म में पहले ग्लेशियर में जाएगा, ग्लेशियर से आपका नदी वगैरह में जाएगा, नदी से जो है माउंटेन, कि आपका क्या है किस तरह से, पहले तो ये माउंटेन है, यहाँ पे क्या होगा? स्नोफॉल होगा, क्योंकि हाइट पे है तो जमा हुआ पानी जाएगा। यहाँ से आपका रिवर वगैरह कैरी करेगा और रिवर बहते 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 जाके एक टाइम के बाद ओशन में क्या करेगा? मीट करेगा। तो एक तो डायरेक्ट रेनफॉल से आ जाएगा, डायरेक्ट रेनफॉल से आ जाएगा, दूसरा क्या है? रिवर्स के थ्रू यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो यही कहता है। उसके बाद है कि इस तरह से देखो नदी के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट होके चला गया। उसके बाद ये कहता है कि कुछ आपका सीप्स इनटू द ग्राउंड, मतलब जमीन के अंदर जो है परकुलेट कर जाएगा, पेनिट्रेट कर जाएगा, जमीन सोखता जाएगा और वो पेनिट्रेट करते करते अंदर का हिस्सा बन जाएगा जमीन के अंदर का, जिसे हम कहते हैं क्या है? ग्राउंड वाटर। और ये ग्राउंड वाटर भविष्य का एक तरह से रिजर्व बन गया, जिसको हम कुआं खोद के बहुत ज़्यादा गहरे तक तालाब वगैरह खोद के बोरिंग पंपिंग करके वो सब करके हम अंदर से पानी निकाल सकते हैं। और यही जो लॉस हो रहा है ना, ये काफ़ी वरीसम है, बहुत प्रॉब्लमेटिक है। क्योंकि अगर पानी नहीं रहेगा ना तो वेजिटेशन वगैरह नहीं होगा, प्लांट का ग्रोथ नहीं होगा, एग्रीकल्चर नहीं होगा तो फूड सिक्योरिटी खतरे में आ जाएगा, हमें खाना नहीं मिलेगा। और हमें खाना नहीं मिलेगा तो हमारा डेवलपमेंट नहीं होगा, ह्यूमन रिसोर्स नहीं डेवलप करेगा, तो पूरा का पूरा इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगा।
पूरा का पूरा इकोनॉमी मतलब एक तरह से आपको क्या कर रहा है कि ये आपको एक तरह से तरीका सिखा रहा है एनसीईआरटी कि कैसे हम चीज़ों को आपस में इंटरलिंकिंग कर सकते हैं, कि कैसे आप कॉन्सेप्ट भी समझ रहे हो और कॉन्सेप्ट के साथ साथ उसका बेनिफिट तो समझ ही रहे हो कि ये हो रहा है, अच्छी बात है, साथ ही साथ उसका क्या समझ रहे हो कि अगर लॉस हुआ तो हमारे जीवन में क्या प्रॉब्लम आ सकता है। तो यही साइकिल जो होता है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वाटर साइकिल। व्हाट इफ इट रेन्स हेविली, बहुत ज़्यादा अगर रेनफॉल होगा तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, जैसे मानसून वगैरह में कभी कभी बहुत ज़्यादा होता है तो देखिए क्या हो रहा है, फ्लड आ गया, बाढ़ आ गया, जहाँ दिक्कत हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन में, जीने में, रहने में, खाने में। आपको याद होगा कि कुछ इस तरह से बहुत कई बार केरला साइड में आपने सुना होगा, असम साइड में, या कभी कभी ये इसमें हिली एरियाज में कि बारिश बहुत हो गया, ग्लेशिएटेड लेक वगैरह पानी नहीं होल्ड कर पाया, बर्स्ट कर गया, जैसे सिक्किम में हुआ था आपका, जैसे केदारनाथ में हुआ था। तो ये सब बहुत ज़्यादा जो है ना लाइफ को, प्रॉपर्टी को, इकोलॉजी को, सबको डैमेज कर सकता है। तो बहुत सारा डैमेज हो सकता है। व्हाट हैपन्स इफ इट डज नॉट रेन फॉर अ लॉन्ग पीरियड, तो अगर नहीं रेन करेगा लंबे समय तक तो ड्राई हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा, आपका ड्रॉट, सूखा पड़ जाएगा। और सूखा भी दिक्कत है क्योंकि फिर एग्रीकल्चर नहीं होगा, हमें पानी नहीं मिलेगा ड्रिंकिंग के लिए, हमें पानी नहीं मिलेगा फॉर टू कैरी आउट बेसिक एक्टिविटी, बेसिक एक्टिविटी नहीं होगा तो हमारा सर्विस सेक्टर ठप पड़ सकता है, इंडस्ट्रीज ठप पड़ सकता है, इंडस्ट्रीज नहीं काम करेगा, एग्रीकल्चर जो है नहीं होगा, क्रॉपिंग, फार्मिंग, ये सब नहीं हो पाएगा। तो बहुत ज़्यादा बारिश होना भी इकोलॉजी को डैमेज कर सकता है, बहुत कम होना भी इकोलॉजी को डैमेज कर सकता है। अब कहता है हाउ कैन वी कंजर्व वाटर, तो कैसे हम लोग कंजर्व कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ओशंस में जो पानी है ना उसको हम डायरेक्टली नहीं यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए हमको डिसैलिनेशन करना पड़ेगा, मतलब उसमें मौजूद जो एक्सेसिव सॉल्ट है ना उसको हटाना पड़ेगा, और उसको हटाने का जो टेक्नोलॉजी है वो अभी भी बहुत महंगा है, तो हम सबको पानी नहीं प्रोवाइड कर सकते, कॉस्टली हो जाएगा, इकोनॉमी पे खराब असर पड़ेगा। उसके बाद क्या है कि पहला तो ये प्रॉब्लम है, दूसरा डिमांड भी बढ़ रहा है, सप्लाई लिमिटेड है। तो ऐसे में क्या है कि पॉपुलेशन बढ़ने से मतलब एक तरफ से आपका क्या है ना, दो धारी तलवार पे हम लोग, एक तरफ से क्या हो रहा है, डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, दूसरी तरफ से क्या हो रहा है कि आपका सप्लाई भी तो लिमिटेड है ना। सप्लाई क्या है कि फ्रेश वाटर बहुत कम है, आपका लगभग 2% से भी कम हिस्सा है, बाकी मेजॉरिटी क्या है ना कि कहीं ना कहीं सलाइन वाटर ही है, लेक के फॉर्म में, सीज के फॉर्म में, ओशंस के फॉर्म में, असली पोटेबल वाटर बहुत कम है हमारे लिए। तो इस वजह से क्या है कि लिमिटेड सप्लाई, डिमांड ज़्यादा, तो इस बीच को अगर हमें बैलेंस करना होगा तो बैलेंस करने के लिए वी नीड टू कंजर्व, हमें फ्यूचर के लिए चीज़ों को बचा के रखना पड़ेगा, और उसके लिए कई मेथड्स कुछ एक्स्ट्रा में मैंने आपको बताया था, यहाँ सिर्फ जिक्र किया है किसका, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का। देखिए कितना अच्छा एग्जाम्पल है, छत पे बारिश आया, पाइप के थ्रू क्या हुआ कि ये टैंक्स में, अलग अलग टैंक में, एक टैंक में कलेक्ट हो गया, वहाँ से दूसरे टैंक में, या डायरेक्टली आप छोड़ दो ग्राउंड वाटर का पार्ट बन जाएगा। तो कई सारे क्या है कि दो तरीका है, दो टेक्निक है, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जिसमें रूफ टॉप से स्टोरेज टैंक तक ये वाला रूफ टॉप वाला, दूसरा है कि या तो टैंक में भेज दो या डायरेक्टली गड्ढे में भेज दो, तो वो जाके क्या कर देगा, रिचार्ज कर देगा ग्राउंड वाटर का। और दूसरा है कि डायरेक्टली आप ग्राउंड में ही जाने दीजिए, छत से लाने का ज़रूरत ही नहीं, ग्राउंड में पिट गड्ढा वगैरह खोद दीजिए और वो जाके आपका कलेक्ट हो जाएगा, ताकि फ्यूचर में हम इसका क्या कर सके, यूज़ कर सके। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा, क्लाउड जो बादल का फॉर्मेशन होता है ड्यू टू कंडेंसेशन, कंडेंसेशन का मतलब होता है चेंजिंग ऑफ वेपर इनटू लिक्विड वाटर, ड्राउट मतलब ड्राई कंडीशन, वेरी लेस रेनफॉल, इवेपोरेशन मतलब लॉस ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर, फ्लड एक्सेसिव रेनिंग, ग्राउंड वाटर जो बिलो द ग्राउंड आपका पानी है, हेल सॉलिड फॉर्म में जो आइस है जो गिरता है क्लाउड से नीचे, ओशंस लार्ज वाटर बॉडीज, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कंजर्विंग द वाटर मेथड टू कंजर्व वाटर, स्नो ये आपका फ्लफी टाइप का सॉलिडिफाइड लिक्विड वाटर है, वाटर वेपर ये वेपराइज्ड वाटर का फॉर्म है, वाटर साइकिल रिसाइकलिंग ऑफ वाटर फ्रॉम अर्थ, वाटर साइकिल का हो जाएगा मतलब रिसाइकलिंग ऑफ वाटर फ्रॉम अर्थ टू एटमॉस्फेयर
एंड बैक टू अर्थ, वापस से। उसके बाद समरी में यही कह रहा है कि वाटर ज़रूरी है लाइफ के लिए। वाटर जो है वो एयर में ऐड होता है इवेपोरेशन ट्रांसपिरेशन से। वाटर फिर कंडेंस करेगा और वो क्लाउड बना देगा। क्लाउड फॉल करेगा रेन, स्नो या हेल के फॉर्म में। रेन, स्नो, हेल रिप्लेनिश करेगा, मतलब रिप्लेस करेगा, जो पानी लॉस हुआ था उसका जगह ले लेगा। यही सर्कुलेशन को हम क्या कहते हैं, वाटर साइकिल। एक्सेसिव रेन फ्लड कॉज करेगा और बहुत कम जो है वो ड्राउट कॉज करेगा। अर्थ में वाटर लिमिटेड है, इसीलिए उसको केयरफुली यूज करना है और साथ ही साथ उसको क्या करना है, कंजर्व करना है। अब एक्सरसाइज में फटाफट देख लेते हैं कि प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर इनटू वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। वाटर वेपर इनटू वाटर, कंडेंसेशन। नो रेनफॉल आपका क्या कर देगा, ड्राउट कंडीशन, सूखा हो जाएगा। एक्सेसिव रेन से क्या हो जाएगा, फ्लड। उसके बाद क्या है कि ये सारे प्रोसेस किससे होते हैं, इवेपोरेशन या कंडेंसेशन। ई फॉर इवेपोरेशन, सी फॉर कंडेंसेशन। वाटर ड्रॉप्स अपीयर ऑन द आउटर सरफेस, कंडेंसेशन से होता है। स्टीम राइजिंग आउट, ये होता है आपका इवेपोरेशन से। फॉग जो है वो भी कंडेंसेशन से। जो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर था, विंटर टाइम में सरफेस बहुत कूल डाउन हो गया तो कांटेक्ट में आके वो क्या कर गया, कंडेंस। ब्लैक बोर्ड सूख जाता है, ये कैसे, इवेपोरेशन से। आप उसको पोंछते हो, पानी का पतला लेयर है, सराउंडिंग में हीट प्रेजेंट ही है डायरेक्टली इनडायरेक्टली सनलाइट से, तो वो इवेपोरेट कर गया। स्टीम राइजिंग फ्रॉम हॉट गर्डल, व्हेन वाटर इज स्प्रिंकल्ड, अगेन स्टीम निकल रहा है, मतलब वाटर से वेपर के फॉर्म में, तो क्या कहलाएगा, इवेपोरेशन। उसके बाद आता है आपको विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो पहला कह रहा है कि वाटर वेपर इज प्रेजेंट इन एयर ओनली ड्यूरिंग मानसून, फॉल्स है। आपका हर टाइम प्रेजेंट है, कभी कम है कभी ज्यादा है। वाटर इवेपोरेट्स इनटू एयर फ्रॉम ओशन, रिवर, लेक बट नॉट फ्रॉम सॉइल, फॉल्स, हर जगह से इवेपोरेट करता है। प्रोसेस ऑफ वाटर चेंजिंग इनटू वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन, ट्रू है। इवेपोरेशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस ओनली इन सनलाइट, नहीं, ये फॉल्स है। सनलाइट के अलावा भी जब फैन वगैरह चल रहा होता है, हवा जो है बहता है, तो वो भी तो क्या कराता है, इवेपोरेट। जैसे गर्मी में देखना या कभी भी जब बहुत तेज हवा बहता है ना, तो भले ही बहुत ज़्यादा सनलाइट नहीं हो लेकिन फिर भी कपड़ा जल्दी सूख जाता है। वाटर वेपर कंडेंसेस टू फॉर्म टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर इन द अपर लेयर ऑफ एयर व्हेन इट इज कूलर, तो कंडेंस करता है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद सपोज यू वांट टू ड्राई योर स्कूल यूनिफॉर्म क्विकली, वुड स्प्रेडिंग इट नियर एन अंगीठी और हीटर, मतलब हीटर वगैरह के सामने, कोई गर्म चीज के सामने रख दी है तो क्या जल्दी सूख जाएगा, तो कहना बिल्कुल, क्योंकि जल्दी हीट ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा तो सूख जाएगा जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि टेक आउट अ कूल्ड bottle of water from refrigerator and keep it on a table. After some time you notice a droplet of water around it. तो कहना कि यस, हम नोटिस भी करते हैं और इसका रीजन है ड्यू टू कंडेंसेशन, क्योंकि वो बॉटल का पानी बहुत ठंडा था, एटमॉस्फेयर का वेपर जैसे ही उसके कांटेक्ट में आया कंडेंस कर गया और वाटर का ड्रॉपलेट्स फॉर्म कर गया। अगला पूछा, टू क्लीन देयर स्पेक्टिकल्स पीपल ऑफन breathe out on glasses to make them wet. Explain why glasses become wet. Due to condensation. क्योंकि वो सरफेस कोल्ड था, वेपर गया जैसे ही उसके कांटेक्ट में आया कंडेंस कर गया। How are clouds formed? Due to condensation. एयर राइजेज और फिर जैसे जैसे हाइट पे जाता है टेम्परेचर कम होता है तो वो कंडेंस करके क्या बना देता है, क्लाउड्स। When does a drought occur? तो ड्राउट कब होता है, जब फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन रेनफॉल नहीं होता है तब ड्राउट होता है, और एक्सेसिव हो जाएगा तो फ्लड हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो गया। तो आपको करना क्या है, पहले की तरह बिल्कुल, पसंद आया तो लाइक कीजिए, क्वेश्चन पूछे उसको कमेंट कीजिए, सजेशन देना हो, रेट करना हो लेक्चर को ज़रूर कमेंट कीजिए। नहीं पसंद आया, नहीं आपको फ़ायदा लगा तो आप जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड यूज़ करने के बजाय लेक्चर छोड़ के चले जाइए। दोस्तों को फ़ायदा मिले शेयर कीजिए, और फ्यूचर के नोटिफिकेशन पाने के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को आप प्रेस कर लीजिए, ऑल का ऑप्शन क्लिक कर लीजिए, ताकि जैसे ही अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन चल जाए, जल्दी जल्दी आप पढ़ के बाकियों से आगे चले जाए। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।